सबसे पहले बात करते हैं भारत, ब्रिटेन और पाकिस्तान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ब्रिटेन की विजिट के ऊपर गया हुआ है और ब्रिटेन जाकर इसने ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एड मिलीबैंड के साथ इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया है और ब्रिटेन से इस मसले में मदद मांगी है। पाकिस्तान न्यूज के अकॉर्डिंग इशाक डार ने यूके से कहा है कि यूके गवर्नमेंट भारत के ऊपर दबाव डालेगी इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की सरकार वापस से बहाल करे और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी रोकना इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना है और ये संयुक्त राष्ट्र के कानून के भी खिलाफ है। गुड न्यूज ये है कि ब्रिटेन की सरकार को अपने लिमिट्स अच्छे से पता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने इंडस वाटर ट्रीटी को अवॉइड किया। उसमें उन्होंने ना ही जम्मू कश्मीर का नाम लिया ना ही इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मेंशन किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो इवन पाकिस्तान खुद ने मेंशन नहीं किया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये कंडीशन थी कि प्रेस रिलीज में जम्मू कश्मीर का मसला बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। अब क्योंकि ये पाकिस्तान की आदत है हर किसी देश से मदद मांगने की, तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा आखिरकार उठा ही लिया। लेकिन ब्रिटेन ने दोनों टॉपिक्स को अपनी स्टेटमेंट से बाहर रखा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर ने अनाउंस किया है कि भारत अमेरिका से बैटल टेस्टेड जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम परचेज करने जा रहा है, जिनका प्राइमरी टारगेट टैंक्स और हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं। सर्गियो गौर ने कहा है कि ये डील भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशनशिप को एक और स्टेप आगे ले जाएगी और को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के रास्ते को भी ये खोल देगी। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बैटल टेस्टेड जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर मेड इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करें और यूएस कंपनी ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने के लिए भारत आए। अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर क्योंकि जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, इनसे रहा नहीं गया होगा और इन्होंने खुद ही एक स्टेटमेंट इशू करके अनाउंस कर दिया कि दोनों देशों के बीच ये डिफेंस डील साइन होने वाली है। भारत की सरकार या फिर हमारे रक्षा मंत्रालय ने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है। अब क्योंकि यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर खुद ही अनाउंस कर रहे हैं तो इसमें सच्चाई तो होगी। दोनों देशों के बीच डील के बारे में जरूर टॉक्स चल रही होंगी लेकिन साइन नहीं हुई है। न ये बताया गया कि कितने नंबर्स में और किस कीमत की ये डील साइन होनी है और कब ये बैटल टेस्टेड जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भारत को अमेरिका डिलीवर करेगा। जैसी भारत की सरकार इसके ऊपर कुछ बोलती है हम आपको वो भी बता देंगे। लेकिन ये जो सर्गियो गौर डील साइन होने से पहले खुद ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत है। एंड आपको क्या लगता है कि क्या डील साइन करने से पहले इस तरह से अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, वो भी एक विदेशी एम्बेसडर को? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करने के लिए नेपाल को एनडीआरएफ टीम भेजने का ऑफर दिया था उसको नेपाल की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। नेपाल की सरकार ने कहा है कि हम विदेशी कंट्री से रेस्क्यू टीम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस सिचुएशन से हम खुद ही डील करेंगे। नेपाल की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के वॉलंटियर्स के साथ नेपाल की पुलिस और नेपाल की आर्मी दोनों ही मदद कर रही हैं। मसला ये है कि नेपाल के अंदर इंडियंस की भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। ऊपर से नेपाल के साथ हमारे रिश्ते भी काफी मजबूत हैं, इसलिए भारत की सरकार एनडीआरएफ की टीम को भेजकर और साथ में आर्मी मेडिकल कोर के फील्ड हॉस्पिटल वहां पर सेटअप कर नेपाल के लोगों की मदद करना चाहती थी। इवन एयरपोर्ट के ऊपर एनडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाय के ऊपर रखा गया था। एनडीआरएफ के पर्सनल एयरपोर्ट के ऊपर वेट कर रहे हैं कि कब भारत सरकार का ग्रीन सिग्नल मिले और वो नेपाल जाकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करें। लेकिन नेपाल की सरकार ने हमारे रेस्क्यूअर्स की मदद यानी कि एनडीआरएफ की टीम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमें रेस्क्यूअर्स की कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन जो बाकी भारत फाइनेंशियल एड, ह्यूमैनिटेरियन एड और फ्लड रिलीफ मटेरियल भेजना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन भारत की एनडीआरएफ टीम के नेपाल को मदद नहीं चाहिए। बताया जा रहा है कि भारत के साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज ने नेपाल को रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम भेजने का ऑफर दिया था, लेकिन नेपाल ने सबको इनकार कर दिया है। नेपाल के न्यूज चैनल्स और एक्सपर्ट्स का कहना है यानी कि नेपाल का वर्जन है, जिसमें नेपाल कह रहा है कि साल 2015 में जो नेपाल के अंदर भूकंप आए थे उस समय भी दुनिया के कई देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उनके देश में टीम भेजी थी, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं बन पा रहा था और वहां पर उस समय काफी मिसमैनेजमेंट देखने को मिली थी। रेस्क्यू टीम्स जेन्युइन एफर्ट्स करने की बजाय फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी और फॉरेन कंट्रीज के बीच एक तरह से कंपटीशन लग गया था कि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, हमने ज्यादा मदद की है। लेकिन उस चीज की वजह से लोकल अथॉरिटीज को रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इसलिए नेपाल की सरकार का कहना है कि हम अभी सिर्फ कैश डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो राहत सामग्री कोई भी देश भेजना चाहता है वो भेज सकता है। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि नेपाल में जो फ्लड्स आए हैं उनमें नेपाल को छोड़कर सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज और मिसिंग रिपोर्ट्स इंडियंस की आई है। इसके पीछे कारण बस ये नहीं है कि इंडिया नेपाल का सबसे क्लोज है और सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट नेपाल जाते हैं, इसलिए इंडियंस की कैजुअलिटी सबसे ज्यादा हुई है। 290 से ज्यादा इंडियंस अभी भी नेपाल में मिसिंग बताए जा रहे हैं, यानी कि 290 लापता हैं।
कैजुअलिटीज का नंबर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और इतने ज्यादा इंडियंस के इन्वॉल्व होने का कारण सामने आ रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल ने बताया है कि सबसे ज्यादा इंडियंस को प्रभावित जो हुए हैं वो कैलाश मानसरोवर यात्रा वाले इंडियन टूरिस्ट हैं। हमने आपको बताया था कि भारत की सरकार ने उत्तराखंड और दूसरा सिक्किम के रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा वापस से शुरू कर दी है। इस यात्रा को भारत की सरकार कंडक्ट करवाती है और काफी समय पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। लेकिन न्यूज आ रही है कि नेपाल में कई सारी प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल कंपनीज हैं जो डायरेक्ट चाइना के साथ कॉन्टैक्ट कर प्राइवेटली कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाने का काम करती हैं। इवन भारत में भी कई सारी फाउंडेशंस हैं जो नेपाल की टूर एंड ट्रैवल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूरा टूर करवाती हैं। भारत में जो सदगुरु जी की ईशा फाउंडेशन है, ये भी इनमें से एक है जो हर साल नेपाल के थ्रू कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाती है। और ये जो नेपाल में फ्लड्स आए हैं, इनमें बताया जा रहा है कि ईशा फाउंडेशन का भी एक बहुत ही बड़ा बैच इन फ्लड्स की चपेट में आ गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान के बारे में, क्योंकि ईरान की सरकार ने जो लेटेस्ट बैन अनाउंस किया है उसमें भारत का भी नाम शामिल है। ये हमने आपको पहले भी कई बार डिस्कस करते हुए बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने के लिए इस समय दो रूट हैं। एक ईरान के तट के पास है जिसको ईरान कंट्रोल करता है और दूसरा ओमान के तट के पास है जिसको ओमान कंट्रोल करता है। और जो बीच का रास्ता है जहाँ पर अंडर वाटर वाइन्स बिछाए गए हैं, इसलिए यहाँ से कोई नहीं क्रॉस होता है। अब हुआ ये कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने के लिए एक सिंपल कंडीशन रखी है कि सभी शिप्स ईरान के बताए हुए रास्ते से क्रॉस होंगे और अपने आप को ईरान के साथ रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन ईरान के लिए प्रॉब्लम ये आने लगी कि कई सारे शिप्स ओमान के तट के पास वाले रूट से क्रॉस होने लगे। ईरान ने ओमान वाले रूट को रोकने के लिए वहां पर कई बार हमले भी किए ताकि ओमान वाला रूट वहां से फेल हो जाए। लेकिन हुआ ये कि ईरान के हमलों के बावजूद कुछ शिप्स ने रिस्क लिया और अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ कर चोरी छुपे ओमान वाले रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लिया था। अमेरिका बीच बीच में ऐसे शिप्स को एस्कॉर्ट कर सेफ्टी के साथ ओमान वाले रूट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करवाता रहता है। बाहर निकलने के बाद ये शिप्स अपने सेंसर्स और लोकेशन का डेटा वापस से ऑन कर देते हैं। ईरान ने ऐसे 50 शिपिंग वेसल्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने बिना ईरान की परमिशन लिए, बिना ईरान को रजिस्टर करवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओमान के पास वाले रास्ते से क्रॉस किया है। और अब ईरान ने इन 50 शिप्स के ऊपर सैंक्शन और इनके ऊपर एक बड़ा एक्शन लेने की अनाउंसमेंट की है। ये जो 50 शिप्स चोरी छुपे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर आए हैं, इनमें भारत के भी 2 शिप शामिल हैं जिनके नाम है LNG टैंकर दिशा और बल्क कैरियर महारूस। इस लिस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ग्रीस, नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नॉर्वे और इवन एक पाकिस्तानी शिप का भी नाम है। ईरान ने लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि ये जो 50 शिप्स ने ईरान के एग्रीमेंट्स की वायलेशन की है, अब ये भविष्य के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिस्ट्रिक्शंस फेस करेंगे और ईरान इनको ब्लैकलिस्ट करता है। यानी फ्यूचर में ये शिप्स दोबारा कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर नहीं जा पाएंगे। अगर ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी पकड़े गए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की वापस कोशिश की, तो ईरान इनको सीज कर हिरासत में ले सकता है। इनके ऊपर लोडेड सामान ईरान कैप्चर कर सकता है, इनके ऊपर फाइन लगा सकता है और कोई जो भी एक्शन ईरान को ठीक लगेगा हम ले सकते हैं। ये कहना है ईरान का। ईरान का आगे कहना है कि जो दूसरे शिप हैं जो कि इस लिस्ट के ऊपर नहीं है, अगर वो शिप इन शिप्स की मदद करते हैं, इनके साथ शिप टू शिप ट्रांसफर करते हैं या फिर इनके साथ ट्रांसशिपमेंट करते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी बैन लगेगा। यानी फॉर एग्जांपल कोई शिप UAE से क्रूड ऑयल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर बाहर निकलता है और वहां पर इन 50 में से किसी भी एक शिप को वहां पर sea to sea समुद्र में खड़े हुए ऑयल ट्रांसफर कर उसको दे देता है और आगे डेस्टिनेशन के लिए भेज देता है। तो ईरान का कहना है कि ये चीज भी गलत है और जो शिप इन शिप्स के साथ ट्रांसशिपमेंट और sea to sea ट्रांसफर करेगा उनके ऊपर भी बैन लगाए जाएंगे और उनको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। भारत के भी 2 शिप इस लिस्ट में शामिल हैं। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका की तरह निर्दयी नहीं है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जिन शिप को अपने ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है वो ईरान को कांटेक्ट करें, ईरान के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं और एक्सप्लेनेशन सबमिट कर बताएं कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों हटानी चाहिए। यानी ईरान का कहना है कि अगर आपको इस ब्लैकलिस्ट से निकलना है तो फिर ईरान को कांटेक्ट करें, क्या पता फाइन लगाकर बात को रफा दफा किया जा सकता है और ये मसला सुलझ जाएगा। कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली ईरान यहाँ पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और इस बहाने कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान को लेकर। यहाँ पर हम नेपाल में बिजी थे, वहाँ पर खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने एक और देश के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और कुवैत ने आपस में ज्वाइंट डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। कुवैत के डिफेंस मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालेम अल साबा पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इसका नाम ज्वाइंट डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट बताया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कुवैत की सेना की ट्रेनिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट इनको मजबूत करने में पाकिस्तान की सेना मदद करेगी और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और रेडीनेस यानी हमले के समय प्रिपेयर्डनेस मजबूत करने
और इस तरह की तैयारियों के लिए भी पाकिस्तान कुवैत को सिखाएगा। वैसे हम चाहे पाकिस्तान को जितना मर्जी गालियां दे दें, लेकिन पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के देशों में अपने रिलेशंस में बहुत ही इंप्रूवमेंट ला ली है। और ये जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान साइन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर उभर रहा है।